अब उसके बारे में देखते हैं आगे। ये फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव है जो पिछले साल पूछा गया है, वैसा उसके क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं और एक जगह एकत्रित किए हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है। सर पहला क्वेश्चन है कि एन इंसिडेंट रे स्ट्रिक्स a plane mirror at an angle of 20 degree with the mirror the angle between the incident ray and the reflected ray is। तो जो दिया गया है, कोई एक मिरर है, मिरर में प्लेन मिरर है, कोई प्लेन मिरर में इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे होता है। अगर कोई लाइट इंसिडेंट कर रहा है तो जो मिरर है और इंसिडेंट रे है उसके बीच का एंगल 20 डिग्री दिया गया है। अब पूछा गया है इंसिडेंट रे के एंगल और रिफ्लेक्टेड रे के एंगल के बीच का टोटल एंगल कितना होगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे बोथ आर सेम। तो हम फाइंड करेंगे सबसे पहले इंसिडेंट रे और मिरर के एंगल के बीच का कितना एंगल है। ठीक है, तो एंगल आई प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, क्योंकि कोई भी लाइन, कोई भी प्लेन नॉर्मल जो है ऊपर पेंडुकुलर गिर रहा है तो पेंडुकुलर डिग्री 90 डिग्री का शो करता है। इस प्रकार देखें कि आई इज इक्वल टू 20 डिग्री, जब आई इज इक्वल टू 20 डिग्री तो आर इज इक्वल टू 20 डिग्री, आर इज इक्वल टू 20 डिग्री हो जाएगा। तो 20 प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 140 डिग्री। 20 प्लस 20 डिग्री कहाँ से आ गया, टोटल आई प्लस आर, एंगल आई प्लस आर का पूछा था वैल्यू। तो इस प्रकार वैल्यू निकल गया हमारा। अब उसके बाद देखा जा रहा है कि if the velocity of a body becomes 2 times its initial velocity its kinetic energy become n times। कहा जा रहा है कि यदि बॉडी, किसी भी बॉडी का वेलोसिटी 2 टाइम्स हो जाएगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कहाँ से, इनिशियल वेलोसिटी से 2 टाइम्स हो जाएगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी n टाइम्स हो जाएगा। तो शुरुआत में जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था वो फाइंड करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी n टाइम्स कब हुआ, उस समय कितना वैल्यू आएगा n का, तो उस प्रकार हम निकाल लेंगे। तो इसमें इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स n टाइम्स इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो देखते हैं भाई n का वैल्यू कैसे निकालते हैं उसको। तो देख रहे हैं यहाँ वैल्यू n कैसे निकालें। तो ऑप्शन है 6, 4, 6, 1/2, 3 है, मतलब 4, 6, 1/2, 3 है। तो इनिशियल वेलोसिटी v है मान लिया जाए। तो अगर उसमें काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv² होगा उस समय। अगर वेलोसिटी 2 टाइम्स हो गया तो काइनेटिक एनर्जी उस समय क्या होगा, तो कितना टाइम्स होगा तो उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो देख रहे हैं v इज इक्वल टू 2v1 होगा, क्योंकि वेलोसिटी 2 टाइम्स हो गया तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया हाफ m 2v का होल स्क्वायर। इसे जो गुना किए तो n इज इक्वल टू आ गया 4 इंटू 1/2 mv²। mv² किसका, काइनेटिक एनर्जी का। इस पर वैल्यू निकल गया n इज इक्वल टू 4 टाइम्स हो जाएगा। तो कितना टाइम्स हो गया काइनेटिक एनर्जी, 4 टाइम्स हो गया। एक क्वेश्चन था। उसके बाद लिख रहे हैं एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट की जलीय विलयन। ठीक है, ये तो कॉपर सोल्यूशन का जलीय विलयन क्या करता है, ये तो केमिस्ट्री चैप्टर के को ये ऑब्जेक्टिव है, छोटा सा उठा लिए इसमें। तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट बेसिक नहीं है बल्कि एसिडिक है। जब एसिडिक है तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा, जो प्रॉपर्टी है एसिडिक का वह रिएक्शन करेगा इस पर। उसके बाद ये एक्वस सोल्यूशन इसका डिस्क्राइब किया गया। एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज एसिडिक इन नेचर सो इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है when a bullet is fired from a gun the gun moves in the opposite direction। अपोजिट डायरेक्शन कहने का मतलब पीछे की ओर धक्का लगता है। जब गन से गोली निकलती है तो हमें पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है। दिस इलस्ट्रेट न्यूटन्स, ये बता रहा है कि न्यूटन किस लॉ को फॉलो करता है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ को, कभी एक्शन अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के आधार पर यह गोली जब चलता है तो हमें पीछे की ओर धक्का लगता है। तो इस प्रकार देख लिया हम, आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी एज इट्स फॉल्स डाउन फ्रॉम ए हाइट। मतलब एक निश्चित हाइट है, जैसे मान लिया जाए x हाइट है, मान लीजिए या फिर 4 मीटर हाइट है, उस हाइट से कोई भी वस्तु को गिराया जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है। तो उसका देखते हैं
तो कहने का अर्थ मतलब इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। मतलब जिसमें शुरुआत गिरती है उसमें क्या होती है, तो कोई भी चीज़ जब कुछ हाइट पे गिरे तो उसका स्थितिज ऊर्जा कम होने लगती है और गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। लेकिन जब वही बड़ी तो धरती से टकरा जाती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ये धरती से टकराने के बाद, लेकिन धरती से टकराने से पहले जब एच 4 मीटर के हाइट पर है उस समय गिराना प्रारंभ करेंगे तो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी उसमें, क्योंकि 4 मीटर के हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी हाई होता है, लेकिन धीरे धीरे कम होना शुरू कर देता है जैसे जैसे गिरना शुरू कर देता है। ठीक है, इस प्रकार देख पाए हम। और उसके बाद इसमें और दिया है कि इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। नहीं, दोनों एक बार में कोई भी चीज़ स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कभी भी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अचानक ये दोनों एक ही समय में कम नहीं होगी। एक कम होगा तो दूसरा ज़्यादा होगा, दूसरा ज़्यादा होगा एक कम होगा। तो ये तो पहले ही गलती वैसे हो गई। इस प्रकार हम जान पाए कि इसका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। फिर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। ये एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से दिया गया है, आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। और जितना भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रीवियस ईयर्स में रेलवे में या किसी भी रेलवे में खास करके, तो इसमें सीबीएसई का जो क्वेश्चन है उसी 9th-10th का उसी से बुक से उठाया गया क्वेश्चन है। ये दूसरा बुक से नहीं उठाता है। सीबीएसई का ऑब्जेक्टिव है, उसे पढ़ लेने से ये पूरी तरह कवर हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो इससे इलेक्ट्रिसिटी करंट उसमें पढ़े होंगे। इलेक्ट्रिसिटी करंट मेजर किया जाता है एम्पियर में। ठीक है, रोस्टेज क्या होता है, तो रोस्टेज से रेजिस्टेंस घटाते बढ़ाते हैं। वोल्ट मीटर तो वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको वोल्ट मीटर कहते हैं। गैल्वेनोमीटर करंट के मौजूदगी को बताता है। ठीक है, करंट की मौजूदगी को बताता है। यार ये करंट और वोल्टेज दोनों के रूप में काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का किसके द्वारा मेजर किया जाता है, मेजर की बात किया जा रहा है, उसकी मौजूदगी को नहीं बताना बल्कि मेजर करना है। तो इस प्रकार हम जान पाए कि करंट को हम ये एमीटर से मेजर करते हैं। ए साउंड वेव हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 किलोहर्ट्ज। एक साउंड चैप्टर से है कि पढ़े होंगे तब सीबीएसई का एक चैप्टर क्लास में। तो फ्रीक्वेंसी है 4 किलोहर्ट्ज एंड वेवलेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर। वेवलेंथ 40 सेंटीमीटर दिया हुआ। द टाइम टेकन बाय दिस सेकेंड वेव टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 3.2 किलोमीटर ईच। मतलब वेवलेंथ एक प्रकार की डिस्टेंस ही है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि 3.2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा साउंड वेव को ट्रेवल करने में। तो इसमें आपसे 0.5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 1 सेकेंड, तो 2 सेकेंड। 2 सेकेंड कैसे होगा, तो हमको डिस्टेंस दे दिया 3.2, फ्रीक्वेंसी दी है 4 किलोहर्ट्ज, लैम्डा मतलब वेवलेंथ दे दिया 0.4 मीटर। मतलब वेवलेंथ जो है उसका यूनिट होता है मीटर या फिर एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट किया कर लिए उसको पहले। उसके बाद p इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के जब हम साउंड चैप्टर शुरू करते हैं उसी समय हम दोनों के बीच रिलेशन देखते हैं, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच। ठीक है, तो v का वेलोसिटी तो दिया हुआ है प्रारंभ में, वेलोसिटी उसमें निकाल लिए कितना होगा तो 1600 मीटर पर सेकेंड आया, मतलब 1600 मीटर पर सेकेंड आया। ठीक है, अब वेलोसिटी निकल गया तो हम जानते हैं कि टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकल गया, तो इस प्रकार हम देख पाएँ वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया, तो ये 3200 डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस हो गया, 1600 टोटल ये वेलोसिटी हो गया, तो 2 सेकेंड इस प्रकार आ गया आंसर। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखते हैं। अब इसमें द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 300 न्यूटन। ठीक है, द वेट ऑफ द सेम बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी। तो हम जानते हैं कोई भी बॉडी हो पृथ्वी पर, अगर किसी बॉडी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से 6 गुना ज़्यादा है, मतलब चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण 6 गुना पृथ्वी से कम है। ठीक है, अब यहाँ दे दिया 300 न्यूटन दिया है, जब वहाँ पे थी उसका भार, मतलब पृथ्वी पर 6 गुना ज़्यादा भार ज़्यादा रहेगा तभी तो इस प्रकार हम 6 दिया 18, मतलब 1800 न्यूटन भार पृथ्वी पर होगा, मतलब वेट। उसके बाद फिर क्या पूछा गया, 1 वाट इज इक्वल टू क्या, तो वाट किसका यूनिट है, पावर का
पावर कैसे जाना है, तो पावर इज इक्वल टू होता है वर्क बाई टाइम। वर्क किसका यूनिट है, जूल का, टाइम का सेकेंड का। तो इस प्रकार एक वाट बराबर 1 जूल/सेकेंड होगा, 1 अर्ग पर सेकेंड नहीं होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसा यूनिट बोल रहा है, ठीक है ना, कि SI यूनिट बोल रहा है, दूसरा यूनिट नहीं बोल रहा है। यहाँ 1 अर्ग/सेकेंड भी दिया हुआ है, लेकिन एक SI यूनिट में ये गलत हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, 1 जूल/सेकेंड। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजर इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी पढ़ लीजिए एमीटर। उसके बाद किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव पाता है, मतलब कोई भी परिपथ है, जैसे हम तार ले, व्हाट इनेबल एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इन दिस सर्किट। सर्किट करने का मतलब एक हम लोग घर में तार लगाते हैं, तार जोड़ते हैं बल्ब से स्विच तक, स्विच, फिर उसके बाद ये जो लैब तार आता है भारत सरकार के द्वारा, वहाँ से जोड़ते हैं तार से, घर से जोड़ते हैं स्विच और अर्थिंग तक। तो तार में जोड़ते हैं, जो वो तार में क्या दौड़ता है, तो किसके कारण दौड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है उस तार में। तो जब लाइन आता है तो वह इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज हो जाता है, मतलब ऊर्जा ग्रहण कर लेता है। ऊर्जा ग्रहण करने से कारण वह उस तार के अंदर दौड़ना शुरू कर देता है। आप पता उसमें तार के अंदर भी दौड़ता है, लेकिन उसके सरफेस पे दौड़ता है, तार के सेंटर में नहीं दौड़ता है। अगर तार के सेंटर से दौड़ता है तो हम लोग को तार के ऊपर जो कवर लगाते हैं, कवर लगा रहता है इंसुलेटर का, मतलब ये देखे होंगे तार के ऊपर कवर लगा रहता है, तो कवर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि करंट नहीं मारता है। लेकिन जबकि चूँकि तार के ऊपर जो तार के ऊपरी परत होता है ना, अगर तार का कवर खोल दें हम तो ऊपरी परत होता है जो, तो ऊपरी परत से ही इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इसी कारण हम लोग को करंट मारता है। या कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तार में इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो किस में, उसके सरफेस पे या सेंटर से, तो सरफेस से। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट एनेबल एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इन ए सर्किट। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अब उसके बाद टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विथ द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड। कहने का मतलब, आप न्यूटन का जो लॉ पढ़े होंगे, तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होगा वही से पढ़े होंगे। कोई वस्तु अगर रेस्ट में हो तो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, और अगर मोशन में रहने की कोशिश करता है। अगर उसके दोनों रेस्ट या मोशन में अगर परिवर्तन होता है तो उसका विरोध करता है। तो जो वस्तु जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था में रहने की प्रयास करता है, उसे इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, तो यह जो टेंडेंसी है या जो ये गुण है वह इनर्शिया का ही एक गुण है। ठीक है, अब क्रमशः अब क्वेश्चन अगला, 20 किलोग्राम और 50 किलोग्राम वजन वाली दो वस्तुओं के बीच आकर्षक का बल कितना होगा यदि उनके बीच दूरी 2 मीटर हो। मतलब what will the force of attraction between two bodies weighing 20 kg and 15 kg respectively with exist with a distance of 2 मीटर between them। तो हम जानते हैं F इज इक्वल टू, कोई बॉडी हो, गुरुत्वाकर्षण का बल हो, जहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो, तो F इज इक्वल टू जानते हैं G/m/r²। तो वहाँ m है मास ऑफ वन बॉडी, m2 है मास ऑफ अनदर बॉडी, r है डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, और उसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट होता है वो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो अगला क्वेश्चन है, इफ I is the current through a wire and E is the charge of electron, ठीक है, then the then the number of electron crossing in t second will be given by। तो कितना होगा, तो I इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं Q/T होता है। ठीक है, Q इज इक्वल टू जानते हैं NE होता है। तो NE का वैल्यू जब पुट करेंगे तो इसका रिलेशन, इन दोनों के बीच रिलेशन आएगा IT/E इज इक्वल टू N, यही आंसर होगा। उसके बाद फिर साउंड चैप्टर फिर दे दिया गया, करंट है, इलेक्ट्रिसिटी करंट है, साउंड चैप्टर है, और मैग्नेटिज्म से नहीं पूछता है, मैग्नेटिज्म से, लेकिन करंट से पूछता है। ठीक है, उसके बाद ए साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड है, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड किसे कहते हैं, उसको टोन कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, टोन कहा जाता है। ठीक है,
उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन ए ड्राई सेल, कुछ सूखा सेल है इन दी फॉर्म ऑफ, तो सूखा सेल, अब सेल पढ़े होंगे सेल चैप्टर में, तो उसमें थोड़ा सा टॉपिक दिया हुआ है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ये सेल चैप्टर पढ़े होंगे 10th में, तो उसमें दिया हुआ कोई भी ड्राई सेल है, सूखा सेल है, दो प्रकार का सेल होता है, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल जिसको एक बार यूज करते हैं पुनः उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, सेकेंडरी सेल एक बार यूज करने के बाद फिर से यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें रिचार्जेबल पॉसिबल होता है, क्योंकि प्राइमरी सेल में पॉसिबल नहीं होता है। तो कोई भी सेल हो उसमें जो ड्राई सेल में एनर्जी स्टोर होता है, किस रूप में एनर्जी स्टोर होता है, केमिकल एनर्जी के रूप में एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है। और इसमें उसके बाद ए बॉडी ऑफ 4 kg इज लेइंग एट रेस्ट, कोई 4 kg का बॉडी है वो रेस्ट में है, अंडर द एक्शन ऑफ ए कॉन्स्टेंट फोर्स, क्यों रेस्ट में है, एक लगातार कॉन्स्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है उस पर, ठीक है। इट गेन ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, अगर 5 मीटर पर सेकेंड का वह स्पीड गेन कर लेता है तो उसकी वर्क डन बाय द फोर्स विल बी, तो उसके द्वारा कितना वर्क डन किया जाएगा वह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कोई बॉडी रेस्ट से अगर अपना मोशन में जाता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी उसमें जो चेंज होगा वही वर्क डन होगा, चेंज काइनेटिक एनर्जी इक्वल वर्क डन। तो कितना आएगा, 50 जूल आएगा, 30 जूल आएगा, 20 जूल आएगा या 40 जूल आएगा, देखते हैं। एट रेस्ट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0, एट मोशन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होता है, तो हाफ मास 4 kg, भी का दिए हुआ है वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर, इस प्रकार 50 जूल आ गया। तो 50 जूल माइनस 0 कितना हो गया, टोटल वर्क डन 50 जूल, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 50 जूल होगा, माइनस 0 भी होगा, 50 जूल माइनस 0 जूल इज इक्वल टू 50 जूल। उसके बाद अगला है ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज थ्रोन अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर की ओर कोई अपवर्ड की ओर ऊपर की ओर कोई वस्तु फेंका जाता है, किसमें 2 kg वस्तु, इसमें जिसका इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, आफ्टर 2 सेकेंड इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, तो कोई भी जो वस्तु ऊपर फेंका गया तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, ये थोड़ी ना मोशन में कर रहा है वहाँ पे। उसके बाद दिया हुआ है इस प्रकार हम 0 जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। और उसके बाद दिया क्वेश्चन 17वां, इफ द फोकल, फिर से ये लेंस लाइट चैप्टर से, मतलब लेंस चैप्टर से फिर क्वेश्चन पूछ दिया गया, 3 चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, साउंड से और इलेक्ट्रिसिटी से, ये जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठा रहा है। हम 3 से 4 सेट का क्वेश्चन इसमें सेट किए, चारों में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछा गया। फिजिक्स में क्वेश्चन पर सेट में 7 क्वेश्चन मैक्सिमम था फिजिक्स में, केमिस्ट्री का भी 8 क्वेश्चन था, बायोलॉजी का थोड़ा ज़्यादा था, कभी फिजिक्स का ज़्यादा रहता है, कभी बायोलॉजी का ज़्यादा रहता है, रेशियो वही रहता है, ठीक है। आप देखते हैं द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर विथ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर इज, तब जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है, जब फोकल लेंथ का डबल रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, मतलब f इज इक्वल टू 2f2 होता है, मतलब 2f2 बोलो या 2c होता है, मतलब c यहाँ डबल होता है किसका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है, मतलब फोकल लेंथ 1 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 होगा, ठीक है। इस प्रकार जाने फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, f इज इक्वल टू 1/2 रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ द 2 टाइम्स द ऑफ फोकल लेंथ, मतलब ये थी रेडियस कर्वेचर इज, अब देख इस प्रकार हम देखें रिलेशन f इज इक्वल, लेकिन फोकल लेंथ क्या होगा था, हाफ ऑफ रेडियस कर्वेचर। इस प्रकार हम क्वेश्चन का सोल्यूशन प्राप्त कर लिए। अगला क्वेश्चन देख